नमस्ते, वेलकम टू एडिएशन। कुछ सालों पहले एक मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम है थ्री इडियट्स। काफी पॉपुलर हुआ था। इट वाज अ हिट मूवी। मैंने इस मूवी को कई बार देखा है। इस मूवी में कैरेक्टर दिखाया गया है कि जिसका नाम है रेंचो। असल में उसका नाम मूवी में बताया गया है फुंगसुक वांगडू। आमिर खान ने रेंचो का वो किरदार निभाया था। काफी पॉपुलर हुआ था। मूवी देखने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि वो जो कैरेक्टर है वो असल जिंदगी में है। ऐसा एक व्यक्ति है। लद्दाख में जो फुंगसुक वांगडू का स्कूल दिखाया गया है, ऐसा एक्चुअली एक स्कूल है लद्दाख के अंदर। और इस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक इस मूवी के बाद काफी लाइमलाइट में आए, काफी पॉपुलर हुए। सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक इंजीनियर है, एक एजुकेशनिस्ट है, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, एक साइंटिस्ट भी हैं। लद्दाख में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, एक मूवमेंट चलाई है जिसका नाम है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। और इस मूवमेंट के लिए उनको 2016 के साल में एक इंटरनेशनल टेरा अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे इनोवेशंस किए हैं, जैसे कि उन्होंने एक आइस स्तूप बनाया है। आइस स्तूप माने कि एक मैन मेड ग्लेशियर। वैसे ग्लेशियर नेचुरल होता है, लेकिन उन्होंने मैन मेड ग्लेशियर तैयार करवाया है कि जिससे लद्दाख में जो पानी की समस्या है उसका एक सॉल्यूशन दिया जा सके। इसके अलावा उन्होंने सोलर एनर्जी की मदद से चलने वाले बिल्डिंग्स, टेंट्स के लिए भी इनोवेशंस किए हैं कि जिससे हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी के जो सैनिक हैं उनको काफ़ी राहत मिलती है। ऐसे कई सारे इनोवेशंस उन्होंने किए हैं। हम तो उनको इन इनोवेशंस के लिए ही अब तक जाना करते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में उन्होंने पॉलिटिकल फ्रंट पर भी कुछ काम किया है। ही हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एज वेल। हाउ? 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का जो स्पेशल स्टेटस था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 के तहत उस स्पेशल स्टेटस को हटाया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। It was a long-standing demand of the Ladakhi people. Reason being, Jammu Kashmir is basically, and in that too, Kashmir basically is Muslim-dominated area. वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो पावर सेंटर था वो पहले से जम्मू कश्मीर रहा था, और इसीलिए लद्दाख के लोगों को लगता था कि दे आर नॉट हैविंग मच से इन दी पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो वो डिमांड किया करते थे। हालांकि ये डिमांड्स हमारे तक ज़्यादा पहुंची नहीं थी, क्योंकि मीडिया जो दिखाता है वही हम देखते हैं। तो लद्दाख के लोगों की पहले से ये डिमांड चली आ रही थी कि जम्मू कश्मीर से उनको अलग किया जाए। आखिरकार 2019 में ये हुआ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटाया गया और फिर जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना। वहाँ के लोग खुश थे, सोनम वांगचुक भी खुश थे। सोनम वांगचुक ने तो इसके लिए मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह का उनकी तारीफ भी करी थी। लेकिन उसी के साथ उनकी डिमांड ये भी थी कि अभी तो आपने हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया है, लेकिन आगे चलकर आपको हमें स्टेटहुड देना होगा, पूर्ण राज्य का दर्जा आपको हमें देना होगा। और सोनम वांगचुक जिस तरह से दिखा रहे हैं, बीजेपी ने इसके लिए प्रॉमिस भी किया था। बीजेपी ने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया था, उस पर सबसे पहला मुद्दा यही था कि लद्दाख को राज्य बनाया जाएगा। सोनम वांगचुक का कहना यह है कि इस बात को अब 6 साल हुए, 6 साल के बाद भी अब तक लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी ही है, उसको अब तक राज्य नहीं बनाया गया। राइट? इसी डिमांड के साथ उन्होंने बीते 2-3 सालों में काफी सारे प्रोटेस्ट किए हैं, काफी सारे अनशन किए हैं। सिर्फ स्टेटहुड की डिमांड नहीं है, इसके अलावा सोनम वांगचुक और उनके साथियों की एक और डिमांड है कि लद्दाख को शामिल किया जाए भारत के संविधान की अनुसूची 6 में, शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 ट्राइबल एरियाज के बारे में है। हमारे संविधान में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ एरियाज स्पेसिफाई किए गए हैं, जिनमें से कुछ एरियाज को कहा जाता है शेड्यूल एरियाज
और कुछ एरियाज को कहा जाता है ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल एरियाज के लिए प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 और शेड्यूल 5 में, और ट्राइबल एरियाज के लिए प्रोविजंस किए गए हैं पार्ट 10 और शेड्यूल 6 में। तो लद्दाख की ये डिमांड रही है कि उनको शेड्यूल 6 के अंदर दाखिल किया जाए, उनको ट्राइबल एरियाज बनाया जाए। लद्दाख की पॉपुलेशन में मोर देन 97% पॉपुलेशन इज ट्राइबल पॉपुलेशन। 97% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल है। सो इट्स अ रेडी केस दैट इट शुड गेट दैट स्टेटस ऑफ ट्राइबल एरियाज। अभी शेड्यूल 6 में कुल मिलाकर 4 राज्य हैं कि जिन राज्यों के कुछ एरियाज को ट्राइबल एरियाज का स्टेटस दिया गया है। वो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। जब किसी राज्य में ऐसे ट्राइबल एरियाज बनाए जाते हैं तो उनकी स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। किस तरह से बदल जाती है? तो उन ट्राइबल एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाया जाता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स माने कि आपको अपने जो निर्णय लेने हैं वो आप खुद से ले सकते हो, राइट। हालांकि बाकी राज्यों के जिलों में भी इस तरह की व्यवस्था होती है कि जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास जितने पावर्स होते हैं उससे कई ज्यादा पावर्स इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के पास होते हैं, उनकी काउंसिल के पास होते हैं। इन काउंसिल्स को कहा जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। वो कुछ मामलों में अपने कानून भी खुद से बना सकते हैं, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स एटसेट्रा। इन सब मामलों में वो अपने कानून खुद से बना सकते हैं, तो उनके पास ओवरऑल ऑटोनॉमी ज्यादा होती है। तो अभी सिर्फ 4 ही राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, कि जिन 4 राज्यों के अंदर कुल मिलाकर 10 एरियाज को ट्राइबल एरियाज का स्टेटस दिया गया है संविधान में। अब लद्दाख के लोगों की ये मांग रही है कि अगर हमारे यहाँ पर 97% से भी ज्यादा अगर ट्राइबल पॉपुलेशन हो तो ट्राइबल एरियाज तो हमारे यहाँ पर भी होने चाहिए। ये उनकी दूसरी डिमांड है। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड रही है कि उनको एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए। जैसे कि आज ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के अंदर आपको सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन दिखेगा, वैसा ही एक पब्लिक सर्विस कमीशन वहां भी होना चाहिए। बेरोजगार वहां की बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी नौकरियों को पाने के लिए, उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को करने के लिए उनका एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। ये उनकी डिमांड काफी वक्त से रही है। उनको चाहिए वहां की नौकरियों में वहां के लोगों के लिए रिजर्वेशन। उनको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जिससे उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेजेस है, उनको वो प्रिजर्व कर सके, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। उनकी ये डिमांड रही है कि लेह और कारगिल के लिए सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए, जिनसे वो अपना रिप्रेजेंटेशन सिक्योर कर सके नेशनल लेवल पर। ऐसी कई सारी डिमांड्स के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट की शुरुआत करी है पिछले बीते 2-3 सालों के अंदर। सरकार ने इन मांगों को नहीं माना और इसीलिए ये प्रोटेस्ट लगातार चले आ रहे हैं। अब हुआ ये कि इसी साल के इसी सितंबर महीने में सोनम वांगचुक और उनकी टीम, उनके साथी मित्र प्रोटेस्ट पर थे, अनशन पर थे। और वहीं 24 सितंबर के दिन लेह में हिंसा हुई। वहां यूथ ने, जेंजी ने प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट में उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया। भारतीय जनता पार्टी की जो ऑफिस है उसको वेंडलाइज किया। सीआरपीएफ की वैन पर उन्होंने हमला किया। और जैसे डीजीपी ने, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन पर भी हमला किया गया। ये एक ऐसी हिंसा थी कि जहां पर 4 लोग मारे गए और करीब 70 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। हाँ, और इसी वजह से अभी लेह के अंदर कर्फ्यू इंपोज किया गया है, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर काफी हैवी चार्जेस लगाए गए हैं। सरकार का मानना यह है कि लेह के अंदर जो हिंसा हुई उसके लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे। यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड किए थे कि जिससे वहां का यूथ इंस्टिगेट हुआ। उन्होंने अपनी स्पीचेस में जो रिपोर्टिंग हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं। इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। सरकार ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपनी स्पीचेस में यूथ को कहा कि आप देखिए कि नेपाल में क्या हुआ, जेंजी ने प्रोटेस्ट किया, सरकार को गिरा दिया। बांग्लादेश में क्या हुआ, अरब देशों में 2010 के दशक में क्या हुआ। अगर इन देशों के अंदर यूथ ये काम कर सकता है तो भारत के अंदर, लद्दाख के अंदर क्यों नहीं कर सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और दैट लेड टू देयर इंसाइटमेंट। इसीलिए वो इंसाइट हुए और उन्होंने ये वायलेंस का सहारा लिया, ऐसा सरकार का मानना है। इसके अलावा सरकार ने ये आरोप लगाया है कि सोनम वांगचुक इज हैविंग लिंक्स विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ उनका लिंक है। वो कैसे? तो
कहा है उन्होंने कि जब पाकिस्तान का एक अखबार है डॉन, इस अखबार के द्वारा एक इवेंट का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया था। उसके अलावा एक पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव दैट इज PIO, कि जिसका भी लिंक सोनम वांगचुक के साथ वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट, दैट्स अ वेरी सीरियस चार्ज। इन सब चार्जेस के साथ जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इस कानून के तहत उन पर चार्जेस लगाए गए हैं, राइट। और ये ऐसे चार्जेस हैं कि जिसकी वजह से उनको बेल मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अगर बेल मिली तो उसके लिए भी काफ़ी वक्त लगेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में काफ़ी अच्छा खासा वक्त वहाँ पर जाएगा। इन्हीं सब के आधार पर कुछ लोग अभी सोनम वांगचुक को गद्दार कह रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं, उनको देशद्रोही कह रहे हैं, उनको ट्रेटर कह रहे हैं। हमारी लीगल सिस्टम में एक एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन सो। जब तक आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको दोषी नहीं माना जा सकता है। तो सिर्फ आरोपों के आधार पर हम उनको दोषी नहीं कह सकते हैं, हम उनको गद्दार नहीं कह सकते हैं। पहले भी उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वो चाइनीज एजेंट है, चाइना के लिए भारत में काम कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। अभी तो सरकार ने उनका जो NGO है, NGO को जो फॉरेन फंडिंग मिलता था उस पर भी रोक लगा दी है। हमारे कानून है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इस कानून के तहत उनके इस NGO पर फॉरेन फंडिंग के लिए उन्होंने रोक लगा दी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनम वांगचुक ने कई ऐसे काम किए हैं कि जिनके लिए हमने उनको बहुत सराहा है। जैसे कि हमने बात करी कि वहाँ के छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक पूरी मूवमेंट चलाई है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। उन्होंने आइस स्तूप बनाया है जिसके बारे में हमने बात करी। कई सारे इनोवेशंस उन्होंने किया है, लोगों को इंस्पायर उन्होंने किया है। तो जब तक इन आरोपों पर कोई ठोस सबूत हमें प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक सोनम वांगचुक के लिए इस तरह को ओपिनियन बना लेना हमारे लिए गलत होगा। देखते हैं कि अब इस केस में आगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और लद्दाख में उनकी गिरफ्तारी की वजह से ज़्यादा लेह लद्दाख के अंदर अनरेस्ट ना फैले, इसलिए उनको जोधपुर शिफ्ट कर लिया गया है। साथ ही हमें ये भी गौर करना होगा कि इसी साल के जून महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 जून 2025 के दिन भारत सरकार के द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस इशू किए गए थे, और इन नोटिफिकेशंस के द्वारा लद्दाख के लोगों की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की, वहाँ के डोमिसाइल्ड लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस की, उनके रिजर्वेशन की जो डिमांड्स थी, इन सब डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए 2 जून 2025 को भारत सरकार के द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस के द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोगों का ये मानना है, सोनम वांगचुक का ये मानना है कि सरकार के द्वारा जून के महीने में जो व्यवस्था की गई थी वो काफ़ी नहीं थी। दैट्स अ पार्शियल अरेंजमेंट। हमें सिर्फ इतने से संतोष नहीं है, हमें जो चाहिए वो इससे कई ज़्यादा है, और इसी मांगों के साथ वो प्रोटेस्ट पर उतरे थे, राइट। तो ये मानना भी बिल्कुल गलत होगा कि सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। जून के महीने में आप देखिएगा कि सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किए गए थे और कुछ व्यवस्था खड़ी की गई थी, और लद्दाख को स्टेटहुड देने के लिए द टॉक्स आर ऑन गोइंग। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि सोनम वांगचुक का कहना ये है कि ये टॉक्स काफ़ी पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अगर टाइमली आपने ये सारी चीज़ें मैनेज की होती तो शायद ये मामला वहीं पर निपट जाता, इसको इतना लंबा ना खींचना पड़ता, राइट। तो दोनों पक्षों को हमें सुनना होगा, और ये जो संगीन आरोप इन पर लगाए गए हैं उन पर क्या सबूत हमें मिलते हैं, इन पर भी हमें गौर करना होगा। दैट्स इट। आशा करता हूँ कि ये जो पूरा मामला है मैं आपको समझाने में सफल साबित हुआ हूँगा। बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।